अब देखेंगे हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एप्लीकेशन बेस्ड है। कहने का मतलब हमारे दैनिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। और आपको मैं बता दूं कि 10th क्लास के लिए तो है ही भाई, 10th क्लास का चैप्टर है तो 10th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। लेकिन अगर हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी अगर बात करें, जैसे आप 12th पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद में कॉलेज या ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कर लेते हैं, उसके बाद में जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो इसका क्वेश्चन तो आता ही आता है। मतलब इससे संबंधित और इसकी आवश्यकता होती ही होती है, ये मान के चलिए। और दैनिक जीवन की भी कई सारी समस्या ऐसी है कि इसके द्वारा बड़ा आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं उस पर अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डेली लाइफ की ही कुछ दैनिक जीवन की ही प्रॉब्लम को लेके इस चैप्टर को हम समझेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो भी दैनिक जीवन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उससे भी हमें आभास हो जाएगा कि किस प्रकार से हम हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, 10th क्लास में तो हमें पढ़ना ही है, एग्जाम में आना है तो पढ़ना ही है। लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें सीखने के लिए पढ़ना है, तो बड़े आसानी से मज़ा आने वाला है इसमें। इसका नाम कोई ऐसा पहली बार नहीं सुना। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है ना, आपने निर्देशांक ज्यामिति देखा, निर्देशांक ज्यामिति में का नाम सुना होगा। इससे पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था 9th क्लास में भी, है ना। 10th क्लास में भी मिलेगा आपको, इसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने का मौका मिलेगा। निर्देशांक ज्यामिति की जो शुरुआत हुई थी, रेने दी कार्ते जो गणितज्ञ थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें सहयोग दिया था पियरे डी फर्मेट ने। पियरे डी फर्मेट ये दोनों दोस्त थे, है ना, जो गणितज्ञ थे, दोनों दोस्त थे। और दोनों के सहयोग से ये चैप्टर का विकास हुआ था, किसका? निर्देशांक ज्यामिति का। और निर्देशांक ज्यामिति की ही अगली स्टेप ये वाली है। कहने का मतलब निर्देशांक ज्यामिति में जो हमने निर्देशांक को किस प्रकार से तल पर निर्देशित किया जाता है वो सारी बातें पढ़ी थी। और नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी समझ में आएगा। कहने का मतलब अगर आपने 9th क्लास नहीं भी पढ़ा, कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर भी समझ में आने वाला है, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना। और जो चीज़ें हमने वहाँ पर महत्वपूर्ण थी वो बातें हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं चैप्टर का नाम पढ़ रहा हूँ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर युग्म को हटा दिया जाए तो ये 9th क्लास का चैप्टर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? दो चर वाले रैखिक समीकरण या एक चर वाले रैखिक समीकरण हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ये होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कुछ राशियाँ हमें मिलती है। जैसे आपको बोला जाता है कि अच्छा ये जो टोकनी है, टोकनी में 50 आम है, तो 50 आम का मतलब क्या है? उसको अगर गिना जाए तो 50 आम हो गए। अगर बोला जाए कि 5 टोकनियाँ या 2 टोकनियाँ हैं, 2 टोकनियों में या 2 टोकनियाँ हैं, एक इसमें 25 आम है और दूसरी टोकनी में 10 अमरूद है, तो क्या हुआ? ये 25 और 10 क्या हुआ? ये राशियाँ हुई। उसको प्रदर्शित करने के लिए कि भाई कितना है। अगर आपने बोला कि आप सब्जी लेके आए, कितनी लेके आए? तो आपने बोला कि 2 किलो आलू लेके आए, 3 किलो प्याज लेके आए, 1 किलो टमाटर लेके आए, इतना ये लेके आए, आधा किलो हम लहसुन लेके आए। तो ये जो आप आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो ये जो बोल रहे हो, क्या है? राशियाँ है। तो राशियाँ जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। देखिए ध्यान देना इधर। राशियाँ, राशि का मतलब ये है, राशि का मतलब ये है कि भाई जो आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि 5 किलो है, 10 किलो है, 25 किलो है, 15 किलो है, तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन सी 2 प्रकार की कौन सी होती है? तो आप तो बोलेंगे कि एक ही प्रकार की। भाई आपने बोला कि आम कितने, तो 25। आपने बोला कि अमरूद कितने, तो 10। आपने बोला कि आपके पास में कितने रुपए, तो 1000 रुपये। अरे ये राशि तो एक ही प्रकार की है ना, हम तो कोई संख्या के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राशियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अचर राशि, और दूसरी होती है चर राशि। और अचर को भी 2 प्रकार के अचर होते हैं, वो बातें हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। और चर भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। किस किस प्रकार के होते हैं ये बातें हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जैसे आपके पास में एक टोकनी थी और आपसे मैंने पूछा कि अच्छा इस टोकनी के अंदर कितने अमरूद हैं, तो आपने बोला कि इस टोकनी के अंदर जो अमरूदों की संख्या है वो कितनी है? 10 है। कितनी भी, अभी मैंने तो ऐसी रफ बना दिया, कितनी है? 10 है। आपने क्या किया? इसकी संख्या बताई।
मैंने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि इस टोकनी के अंदर कितने आम हैं, तो आपने बताया कि इस टोकनी के अंदर 4 आम हैं। तो ये क्या हुई, एक राशि हो गई, ये भी क्या हो गई, एक राशि हो गई। और राशि कैसी हो गई, फिक्स, निश्चित। भाई 10 आम है तो 10 ही बोलेंगे ना, वो 15 तो नहीं होगा, निश्चित है। 4 अमरूद है या 4 आम है तो 4 ही हो गए, 6 थोड़ी हो जाएंगे, या 3 भी नहीं हो गए। जितने रखे उतने ही तो आपने एग्जैक्ट बताया। तो ये क्या हो गई, निश्चित राशियां हो गई। क्या हो गई, निश्चित राशियां हो गई। इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर जिसको गिनती आती है, जो गिन सकता है, वो 50 लोगों से गिनवा लो तो ये 10 ही गिनेगा। अगर सही गिनती आती है तो, गिनते बनता है तो, और इसको गिनेंगे तो हमेशा 4 ही गिनेगा। ऐसा नहीं कि कोई 5 गिन लेगा, कोई 3 गिन लेगा, कोई 8 गिन लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो निश्चित राशि है ना, इसको बोला जाता है अचर। अचर मतलब अचलायमान। अरे अचलायमान, अचलायमान मतलब जो परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर ना? कहने का मतलब अचर राशि ऐसी राशि होती है जो क्या होती है, ऐसी राशि, ऐसी राशि जो क्या हो, निश्चित हो, जो निश्चित हो। कई प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, जो अचर हो, यानी कि अचलायमान हो। अब देखना, मैंने आपसे पूछा, आपके पास में थर्मामीटर है, आपके पास थर्मामीटर है। थर्मामीटर देखा होगा आपने। थर्मामीटर का काम क्या होता है, ये यहाँ पर पारा लगा होता है ना, चमकीला सा जो दिखता है, आपने देखा होगा। जब फीवर वगैरह आता है तो इसका ज़्यादातर उपयोग वहाँ पर किया जाता है, और भी तापमान नापने के लिए किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है, कई सारे इसके उपयोग हैं। अब ये जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर में एक स्केल बनी होती है इस प्रकार से, ठीक है ना। इधर भी स्केल बनी होती है और इधर की ओर भी स्केल, दोनों इधर स्केल बनी होती है। इधर तापमान होता है डिग्री सेंटीग्रेड और इधर तापमान होता है फ़ारेनहाइट में। आई बात समझ में? मतलब अगर तापमान यहाँ पर बढ़ा और आपको चाहिए 2 इकाइयाँ इसकी, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। अगर मान लिया जाए कि तापमान यहाँ तक है, आपसे पूछा जाए कि कितना तापमान है, तो आप बोलेंगे कि 2 प्रकार का है, कौन सा बताऊँ मैं? तो मैंने बोला कि सेंटीग्रेड, तो आप इधर वाली स्केल पढ़ेंगे इसको, है ना। और मैंने बोला कि फ़ारेनहाइट, तो आप इधर वाली स्केल पढ़ के बताएंगे कि इतना फ़ारेनहाइट है, 110 फ़ारेनहाइट है ना, या 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस प्रकार से तापमान ये होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि मैंने सोमवार के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, सोमवार का एक पर्टिकुलर दिन था, और उस दिन मैंने आपसे 10 बजे तापमान पूछा, 10 बजे तापमान पूछा, और आपने बोला कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान में। इसमें देखा थर्मामीटर में, और कितना निकला, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मैंने क्या किया, 11 बजे पूछा आपसे तापमान, अच्छा ये बताओ जरा तापमान कितना है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। मैंने 12 बजे आपसे पूछा कि इसका तापमान कितना है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। 1 बजे पूछा तो अलग, 12 बजे पूछा तो अलग, मतलब जितने बार पूछा उतने बार अलग अलग तापमान मिला मुझे। तो अरे तापमान तो बदल रहा ना, तापमान बदल रहा है। वो आम जैसी स्थिति नहीं है कि 10 आम है तो 10 ही रह गए हमेशा, नहीं, यहां पर तापमान बदल रहा है। अब समस्या हो गई, क्या समस्या हो गई? ऐसे गणित में हमें ऐसी संख्याओं की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती जो वेरिएबल हो, जो चेंज हो, जिसके मान में समय के हिसाब से परिवर्तन हो। तो ऐसी राशियों को बोला जाता है चर। ऐसी राशि जिसका मान, जो स्थिति के अनुसार परिवर्तनशील हो, या अनुसार बदलती हो। जैसे मैंने तापमान पूछा
तो कौन सा तापमान बताऊं? आपसे अगर बोला कि सोमवार का तापमान बताओ, तो मैंने बोला कि भैया सोमवार को तो अलग अलग तापमान था, हर समय में अलग अलग था, तो मैंने बोल दिया कि T डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने पूछा कि T डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना है, तो मैं पूछूंगा कितने बजे की बात कर रहा है, तो 10 बजे की बात कर रहा हूँ तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 11 बजे 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 बजे 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे मान जो क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, चर होगा। अच्छा, आपने मुझसे पूछा कि मैं मान लिया जाए 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और आपने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ आपका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना है, तो कौन सी क्लास का, अभी तो 10th क्लास का एग्जाम ही नहीं हुआ, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं आप, मुझे नहीं मालूम। तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो परसेंटेज है 100% है। कितना प्रतिशत है, 100% है। अब वो सामने वाले को मैंने घुमा दिया, भाई मेरा तो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रतिशत है, मतलब 7th में अलग था, 8th में अलग था, 9th में अलग था, 5th में अलग था, 4th में अलग था। तो उसने बोला कि अरे 100%, तो आप बोलेंगे कि कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं आप, 5th की, अच्छा 5th में इतना था, अच्छा 6th की बात कर रहे हैं, 6th में इतना था, 7th की बात कर रहे हैं, 7th में इतना। इनके मान क्या है, परिवर्तित होते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं सामान्यतः उसको X, Y, Z, U, V, W इनसे प्रदर्शित किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा। अब आप बोलेंगे कि क्यों ABC भी तो वर्णमाला के छोटे अक्षर है, इसके द्वारा नहीं प्रदर्शित कर सकते क्या, कर सकते, लेकिन सामान्यतः इसको क्या है, चर के लिए रिजर्व रखा गया है ना, इनको सामान्यतः चर के लिए प्रदर्शित किया जाता है। हमें X, Y, Z, U, V, W, X है ना, X तो लिख ही दिया मैंने, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, ये इससे भी, इसको भी चर से प्रदर्शित किया जाता है, P, Q, R, S, T, ये वाले सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। चर सामान्यतः इन अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि और जरूरत पड़ी तो, अरे और जरूरत पड़ेगी तो और ले लो, ये बहुत सारे चर है, इतनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी हमें, है ना। तो जरूरत पड़ेगी तो इनमें से कोई ना कोई चर आपको मानना पड़ेगा। सामान्यतः ABC अचर के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, वो बाद में बातें हम समझेंगे जब बड़ी कक्षाएं आएगी तब उस समय में। अब देखना, अचर राशियां जो निश्चित हो, जैसे 10, 25, 18, 945, ये क्या है, सारे अचर है, निश्चित है, फिक्स है। भैया हम पहली क्लास में थे तब भी इसको 10 ही पढ़ते थे, आज भी 10 ही पढ़ रहा है, हमारा कॉलेज हो जाएगा तो भी 10 ही पढ़ेंगे, इसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर चर वाली बात की जा रही है, दो चरों की बात की जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दो चर तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। चर है तो X और Y तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई जरूर नहीं कि X और Y ही रहेगा, U और V भी हो सकता, P और Q भी हो सकता, R S भी हो सकता, T और U भी हो सकता, ऐसे कोई भी दो चर, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि ये बात तो स्पष्ट है कि भैया दो चर तो रहेंगे ही रहेंगे, कोई भी हो सकते, X और Y, P Q R, ऐसा। दो चर वाले, दो चरों की बात की है, दो चर वाले। रैखिक, रैखिक, रैखिक का मतलब होता है रेखा, रैखिक का मतलब क्या होता है, रेखा। ऐसा समीकरण बनेगा जिसके द्वारा, जिसको अगर निरूपित किया जाए तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। बात समझ में आई? रैखिक जो नाम रखा गया ना, वो रेखा के कारण रखा गया, और इसकी विशेषता होती है कि जब चर की घात, चर की घात एक हो तब रैखिक समीकरण बनता है। चर की घात या चरों की घात लिख देता हूं मैं, देखिए ध्यान देना, इधर आपको इतना मालूम है ना कि दो चरों की तो बात की जाएगी, मतलब इस चैप्टर में चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी, उसमें दो चर रहेंगे ही रहेंगे। और रैखिक बोला इसलिए इन चरों की घात कितनी रहेगी, एक रहेगी। और आपको मिश्रण मालूम है, किसी की भी घात अगर एक रहती है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो इसको। अरे नहीं भी लिखा तो भी घात एक ही है, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा किसी की घात, अगर मैंने 2 लिखा तो इसका मतलब 2 की घात 1 है, मैंने 8 लिखा इसका मतलब 8 की घात तो 1 है ही है, ऐसा। तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती अगर एक घात रहती तो,
तो दो चरों वाले रेखिक का मतलब क्या हो गया, दो तरीके से हमने समझा। रेखिक का मतलब इसको अगर ग्राफ पर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी हम समझेंगे इस बात को, वैसे 9th क्लास में समझा था लेकिन फिर भी और एक बार, इसको ग्राफ पर अगर हम बनाएंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी। क्लियर, इतनी तो बात याद रख लो भैया, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो रेखा ही प्राप्त होगी, ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं प्राप्त होगी, ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइन प्राप्त नहीं होगी। रेखा बनेगी चाहे ऐसी जाए, चाहे ऐसी जाए, चाहे ऐसी जाए, चाहे कैसी भी रहे, लेकिन सीधी रेखा रहेगी। ठीक है, चलिए, मतलब हमारा एक चैप्टर में क्या पढ़ना है ये बातें अभी यहाँ पर क्लियर होते जा रही है हमें, है ना। मतलब दो चरों की बात हो रही होगी और इसका जब ग्राफ आलेख बनाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। दो बातें तो बड़ी स्पष्ट हो गई हमारी। समीकरण, समीकरण की बात की है। समीकरण का मतलब होता है समान। समीकरण का मतलब क्या होता है, समान, समान या बराबर। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बराबरी का तो चिन्ह रहेगा ही रहेगा इसमें। आ गई बात समझ में, यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी एक जगह बराबरी का चिन्ह रहेगा ही रहेगा। बात क्लियर है। समीकरण का मतलब समान, समान यानी कि बराबर, यानी कि जीवन भर याद रखना कि कहीं पर भी किसी भी चैप्टर का नाम अगर समीकरण है तो बराबरी का चिन्ह रहना ही रहना है। अब देखिए, जो x है ना, x के साथ में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। मान लिया जाए कि मेरे पास में वास्तविक संख्या कौन है, ये है, दूसरी वास्तविक संख्या कौन है, b है, और राइट हैंड साइड में भी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, और दोनों के बीच में प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। कहने का मतलब ये भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकती है, सामने प्लस या माइनस हो सकता है, इसके भी सामने प्लस या माइनस हो सकता है, इसके भी सामने प्लस या माइनस हो सकता है। बस हो गया काम। कहने का मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, ऐसा समीकरण मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अब यहां पर मैंने युग्म कट कर दिया। युग्म, युग्म का मतलब क्या है, युग्म का मतलब जोड़ी। क्या होता है, जोड़ी, पेयर, पेयर बोला जाता है इसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जोड़ी। तो ऐसा एक समीकरण नहीं रहेगा आपके पास, ऐसे कितने समीकरण रहेंगे, दो समीकरण रहेंगे। देखिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। जब दो समीकरण रहेंगे तो पहचानेंगे कैसे यार कि कौन सा समीकरण कौन सा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 1 1 1 दे देता हूं, क्योंकि ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। दो है कि नहीं समीकरण हमारे पास। तो जो अचर राशियां है ए बी सी, ये क्या है, समीकरण एक दे दिया, और इसका नाम मैं दूसरा समीकरण है इसलिए 2 2 लिख देता हूं। तो ये क्या बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। क्लियर हो गई बात। ठीक है, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना एग्जाम्पल, उदाहरण, 2x धन 3y बराबर से ऋण 7 और 8x ऋण 9y बराबर से 5। देखिए, दो समीकरण मिल गए आपको। कैसे, एक समीकरण तो ये है और दूसरा समीकरण ये है। देखिए, चैप्टर से मैच हो रहा कि नहीं हो रहा ये देखिए पहले आप। दो चर है क्या, हाँ, x और y है, इसमें भी x और y है, बस दोनों में x और y है। रेखिक यानी कि x की और y की घात एक है क्या, हाँ एक ही है। दो नहीं होना चाहिए, कहीं पर तीन नहीं होना चाहिए, चार नहीं होना चाहिए, केवल एक ही घात होना चाहिए x और y की। चलिए ठीक है। समीकरण है क्या, हाँ है ना, क्यों, क्योंकि इसमें बराबरी का चिन्ह लगा है तो समीकरण भी है। युग्म, युग्म मतलब दो एक साथ में लिए हमने, तो ये क्या हो जाएगा, दो चरों वाले रेखिक समीकरण हो जाएंगे। तो आप इसमें सबसे पहले तो ये लिखिए, फिर उसके बाद में दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, व्यापक क्या है, व्यापक रूप क्या है। तो ये होता है जहां A1 B1 C1 A2 B2 और C2 तथा C2, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है।
ठीक है, उदाहरण के लिए ये ध्यान देना इधर। पहले आप इतना नोट कर लो और फिर उसके बाद में इसकी मीनिंग, इसका अर्थ समझ लो। आप इसका अर्थ समझ लो। रेखिक का मतलब रेखा होता है, समीकरण का मतलब समान या बराबर होता है, युग्म का मतलब जोड़ी होता है। ये मीनिंग लिख लेना आप इसकी, फिर व्यापक रूप लिखिए और एक उदाहरण लिखिए। इतनी बातें नोट कर लीजिए आप और फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में पढ़ तो रहे, ठीक है, एग्जाम में आने वाला है, लेकिन दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मान लिया जाए आपने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए और अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे कुछ पेन लाना है खरीद के और पेंसिल खरीद के लाना है। क्या लाना है? पेन खरीद के लाना है और पेंसिल खरीद के लाना है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, जाओ स्टेशनरी की दुकान पर जाओ और आप पेन और पेंसिल खरीद के ले आओ। और आप गए पेंसिल और पेन खरीदने। दुकानदार वाले से बोला साहब मुझे क्या चाहिए? पेन चाहिए और पेंसिल चाहिए, पेंसिल चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि पेन का कुछ ना कुछ तो मूल्य होगा कि नहीं, और पेंसिल का भी कुछ ना कुछ मूल्य होगा कि नहीं होगा। आपको थोड़ी मालूम है कितना होगा, तो जो पसंद आ जाए वो लेंगे आप, ठीक है ना। तो कोई 10 रुपये का होगा, कोई 5 रुपये का होगा, कोई 20 रुपये का होगा, कोई 50 रुपये का होगा, ऐसा कोई भी कुछ भी कीमत हो सकती है उसकी। पेन का जो मूल्य है कुछ भी हो सकता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको दुकान पर जाने से पहले तो मालूम नहीं रहेगा पेन का मूल्य कितना है, तो हम मान लेते हैं कि इसका मूल्य कितना है, 100 रुपये होगा। भाई इसका जो मूल्य होगा पेन का, एक पेन को खरीदने के लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। जो चीज़ नहीं मालूम होती है उसको चर के रूप में मान लिया जाता है। आई बात समझ में? तो मान लिया जाए कि इसका मूल्य कितना है, 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20 है कि 25 है, हमें नहीं मालूम, तो उसको 1 से मान लिया। पेंसिल का भी मूल्य नहीं मालूम, तो अब उसको 1 से तो नहीं मान सकते क्योंकि दोनों के मूल्य अलग अलग रहते हैं, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, y मान लिया। चलिए ठीक है, आप दुकान पर गए, दुकान वाले से बोला कि भैया मुझे क्या करिए, आप 3 पेन दे दीजिए और 2 पेंसिल दे दीजिए, ठीक है। दुकानदार ने आपको 3 पेन दिए और 2 पेंसिल दिए। आपने दुकानदार से पूछा कि भाई साहब कितना हुआ इसका पेमेंट, तो दुकान वाले ने बोला कि आप एक काम करिए 40 रुपये दे दीजिए। आपने क्या किया, 40 रुपये दिए और घर पहुंच गए, पहुंच गए ना घर। अब देखना, वो तो हो गए, पेन भी खराब हो गए आपके और पेंसिल भी खत्म हो गई। आपने 2 महीने बाद फिर पेरेंट्स से बोला कि हमें और पेन और पेंसिल खरीदना है, तो पैसे दे दो, तो आपको और पैसे दे दिए। और आपने दुकानदार से बोला कि भाई साहब मैंने जो पेन ले गए थे बहुत अच्छे पेन थे और पेंसिल जो ले गई थी वो भी बहुत अच्छी थी, उसके रेट बताओ। दुकानदार ने बोला कि पिछले बार जो ले गए थे ना वही वाला रेट है अभी भी। तो आपने क्या किया, आपने दुकानदार से बोला कि मुझे 5 पेन दे दो और 6 पेंसिल दे दो। तो दुकानदार ने बोला कि अच्छा 5 पेन और 6 पेंसिल तो 80 रुपये हो गए। आपने 80 रुपये दिए और घर आ गए घर, ठीक है। अब तीसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार फिर आपने बोला पेरेंट्स से 2 महीने बाद कि पापा वो तो ख़त्म हो गए, हमारे पेन भी ख़राब हो गए और पेंसिल भी ख़त्म हो गई, और पैसे दे दो और ले आता हूँ मैं पेन पेंसिल। तो पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जो पेन है वो पेन कितने का आता है, कितने मूल्य का है, और पेंसिल का जो मूल्य है वो कितने का है, इसका एक पेंसिल का मूल्य कितना है, उस हिसाब से मैं पैसे दे देता हूँ। आपने बोला कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। अरे मालूम नहीं तो 2 बार खरीद के ले आया, एक बार 40 रुपये का खरीद के ले आया, एक बार 80 रुपये का खरीद के ले आया, तो मुझे मालूम नहीं है, फिर क्या होगा। पेरेंट्स ने बोला कि मुझे मूल्य बताओ बिना दुकानदार से पूछ के, कि दुकानदार ने जो आपको दिया है सामान उसका मूल्य बताओ। तो दुकानदार ने गणना कैसे की होगी, कैसे की होगी, और आप मूल्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब आप मान लिया जाए कि पेन का मूल्य कितना है, 100 रुपये की, जो कि आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे, चर हुआ क्योंकि उसका मूल्य कुछ भी हो सकता है। और y जो है
पेंसिल का भी मूल्य आपको पता करना है। जो चीज़ पता करना है, जो चीज़ ज्ञात करना है, उसको एक्स और वाई मान लिया जाता है, चर के रूप में मान लिया जाता है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लिया जाए 10 रुपये का या 15 रुपये का पेन है, 15 रुपये का पेन है, और आपने 3 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? 3 पेन खरीदे। तो कितने के हो गए? 15 रुपये का एक पेन और आपने 3 पेन खरीदे, तो कितने के हो गए? तो आप बोलेंगे 45 रुपये के। क्या किया? गुना किया कि भाग किया कि जोड़ा कि घटाया? क्या किया आपने? तो गुना किया आपने, किया कि नहीं गुना? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 3 पेन खरीदे थे और एक पेन का मूल्य जब अगर 100 रुपये है तो 3 100 हुआ। जब आपने मान लिया जाए 10 रुपये की पेंसिल है, आपने मान लिया जाए, मुझे नहीं मालूम कितने की है, तो और 2 पेंसिल खरीदी, तो कितने की हुई पेंसिल? तो आप बोलेंगे कि 10 गुणित 2। तो आपने कितनी खरीदी? वाई रुपये की पेंसिल खरीदी, तो वाई का गुना करना पड़ेगा इसमें। सही है। और फिर ये जितने का भी हुआ, कितना? 45 रुपये, और ये कितने का हुआ? 20 रुपये का, और फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में क्या पता चला कि वो 40 रुपये का था। यहां पर भी 5 पेन लिए तो पेन के मूल्य में 5 का गुना कर देंगे, और पेंसिल 6 रुपये की 6 पेंसिल ली थी, तो एक पेंसिल का मूल्य वाई रुपये, तो 6 वाई का गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 80 रुपये हो गया। आपके पास में बन गया एक समीकरण 1 और समीकरण 2। बना कि नहीं? 2 समीकरण बना। अब यदि आप ये चैप्टर पढ़ते हैं अच्छे से, यदि आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप इसका वास्तविक मूल्य, इसका और इसका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। आपने जो गलती की थी कि दुकानदार से यहीं पर कीमत पूछना था कि एक पेन कितने का, एक पेंसिल कितने की है, वो गलती कर भी ली, तो उस गलती को आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि एक्स का मूल्य मतलब पेन का मूल्य कितना है, पेंसिल का मूल्य कितना है। तो ऐसी एक ही एप्लीकेशन नहीं है, एक ही अनुप्रयोग नहीं है, ऐसे कई सारे अनुप्रयोग है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। अब इसको हल कैसे किया जाता है? क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ रही होगी बात कि इसको हल कैसे किया जाता है। तो हल करने की अलग अलग विधियां हैं और उन विधियों को हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया इसकी विधियां होती क्या क्या है और किस प्रकार से इसका हल ज्ञात किया जाता है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये क्या है? समीकरण 1, समीकरण 2। मैंने ये बोला कि a1 b1 c1 a2 b2 तथा c2 क्या है? ये वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ठीक है ना? अब देखना, यहां पर ध्यान देना। a1 मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, मैं 3/5 x धन वर्गमूल 2 y इज इक्वल टू वर्गमूल 3 और 5x धन 2y इज इक्वल टू वर्गमूल 3/2। ये आपके पास में 2 समीकरण दिए हैं, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। मुझे एक बात बताइए कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? 2 चर है क्या इसमें? देखिए बिल्कुल सिंपल, 2 चर है क्या? x है और y है। हाँ है ना 2 चर। तो 2 चर वाले रैखिक, दोनों की घात 1 है क्या? हाँ है। ये फिक्स है, मैंने जो गोला लगाया ये फिक्स है, ये रहेगा। दोनों की घात, सबकी घात, जितने भी चर है उसकी घात 1 है क्या? हाँ है, तो रैखिक हो गया। अच्छा, इनके साथ में कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। वास्तविक संख्या मतलब कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। वास्तविक संख्या मतलब चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो। अपरिमेय संख्या हो, रूट हो गया, √3, √5 हो गया, √2 हो गया, ये आ जाए, या 3 हो गया, -8 हो गया, 7 हो गया, 3/5 हो गया। ये इस प्रकार की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है इनके साथ में, x और y के साथ में। कोई समस्या? मतलब ये मान के चलिए कि आपको समीकरण दिखेगा, उससे पहले हमने ये देख लिया कि भाई
हमें मिलने वाला क्या क्या है, तो बस जितने भी सवाल मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, बस वो यहाँ पर चेंज मिलेगा। कहाँ पर? ये वास्तविक संख्याओं में परिवर्तन मिलेगा। यहाँ पर ये जो रेड है ना, जो लाल गोले बना रहा हूँ मैं, बस इन संख्याओं में परिवर्तन मिलेगा, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक, अब इनके हल कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं? हल कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं? हल कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं? हल ज्ञात करना, यहां से हल चालू होता है। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है तो इसकी कई सारी विधियां हैं, अलग अलग विधियों से इसको हल किया जाता है। हम यहाँ पर 4 विधियां पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो है वो 4 विधि है। पहली विधि है, इसको हल कैसे किया जाता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो हल करने की विधियां, हल करने की विधियां देखिए, पहली विधि तो है आलेख विधि। आलेख विधि, ठीक है। आलेख विधि ग्राफ बनाकर इसको बताना है, ठीक है। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, मैं इसका इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। और इसका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरी है विलोपन विधि। विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और चौथी है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि या तिर्यक गुणन विधि। तिर्यक गुणन विधि भी बोला जाता है इसको। तो वज्र गुणन विधि, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 विधियां पढ़ना है, ठीक है। ये 4 विधियां आपको पढ़ना है। 4 विधियां पढ़ लिया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक एक करके हम देखेंगे। देखना, इस पर पहली जो प्रश्नावली है वो ये कैसे बनती है, इस आधार पर। कौन सी प्रश्नावली? पहली। दूसरी प्रश्नावली आपको मिलेगी आलेख विधि के आधार पर। तीसरी प्रश्नावली मिलेगी इसके दोनों के आधार पर, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। चौथी मिलेगी इसके आधार पर। पांचवी मिलेगी थोड़े से आपको इस रूप में नहीं दिखेंगे, लेकिन उसको हल करने के बाद में इस रूप में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की आपको अलग अलग विधियां मिलने वाली है, ठीक है ना। एक प्रश्नावली मिलेगी आपको अलग अलग स्थितियों पर, ठीक है ना। उसकी कैसी कैसी क्या क्या कंडीशन होती है, उस आधार पर भी एक्सरसाइज मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रश्नावली पढ़ना है। ओवरऑल 4 विधियां पढ़ना है। 4 विधियों में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। और चारों विधियां महत्वपूर्ण है। चारों विधियां महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इसका एक उदाहरण लिख लीजिए, ये वाला उदाहरण लिख लीजिए, और हल करने की विधियां कौन सी है, ये वाली बातें लिख लीजिए, ठीक है ना। एक एक करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मज़ा आ रहा क्या? मज़ा आ रहा? अभी आएगा, मज़ा आएगा इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और इंटरेस्टिंग ऐसा है कि इसके जो समीकरण बनेंगे ना, देखना कितना मज़ा आने वाला। इसको हल करने में भी मज़ा आएगा, मतलब कहने का मतलब, ठीक है ना। देखिए, ध्यान देना इधर। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समीकरण है, ध्यान देना इधर। एक समीकरण है 2x + 3y = 6। एक समीकरण, केवल एक ही है समीकरण। अब इसके हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करना है। कितने हल होंगे? तो अनंत हल होंगे। अरे भैया, इसके हम तो बोलते ना कि हल करो, तो एक आध उत्तर आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं उत्तर। यहाँ पर तो अनंत हल आएंगे, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इतने हल आएंगे इसके। कैसे? देखिए, x का मान
अगर मैं 0 रख दूँ, x का मान क्या रख दूँ, मैं 0 रख दूँ, रखने पर देखिए x का मान अगर मैंने इसमें 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 0, जहाँ x है वहाँ पर 0 रख दिया, धन 3y बराबर से 6। तो ये क्या हो गया, 2 गुणित 0 0 हो गया, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं। तो 3y बराबर से कितना हो गया, 6 हो गया। y बराबर से कितना हो गया, 6/3, यानी कि आपके पास में y इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यों y इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 3 से 2 बार खत्म हो गया तो इतना हो गया। कहने का मतलब जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है, y का मान कितना है, 2 है। अच्छा पुनः तो x बराबर से एक काम करता हूँ मैं, 3 रख देता हूँ, 3 रखने पर x बराबर से 3 रखता हूँ, देखना 2 गुणित 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 रखा ना, 2 गुणित 3 धन 3 गुणित y बराबर से 6। तो ये कितना हो गया, 6 हुआ ना, 2 गुणित 3 कितना हुआ, 6, और धन 3y बराबर से 6, और 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू, जब भी बाह्य पक्ष से दाह्य पक्ष में कोई पद जाता है तो क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है उसका। बाह्य पक्ष में बराबरी के उधर जाएगा तो कोई पद अगर उधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया, तो ऋण 6 हो गया, तो एक कितना हो गया, 0, 3y बराबर से 0। तो y बराबर से कितना हो गया, y बराबर से 0/3, यानी कि y बराबर से हो गया, y बराबर से 0। जब आपने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप सोच सोच के क्यों रख रहे हैं, इसमें x का मान 0 रखा फिर 3 रखा, 1 क्यों नहीं रखा। अरे 1 भी रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, x का मान 1 रखने पर कुछ भी रख दो, आपकी जो मर्जी हो रहा। तो 2 गुणित 1 धन 3y बराबर से कितना हो गया, 6। देखिए ये हो गया 2, तो 3y बराबर से 6 ऋण 2, तो y बराबर से कितना हो जाएगा, 4/3, y का मान कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, जब इतना रखा तो अब देखना पुनः जब x का मान 2 रख दिया मैंने, x का मान 2 रख दिया, 2 रखा क्या, इससे पहले 2 नहीं रखा, हाँ, तब क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दो, देखिए ना, अरे जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दिया, धन 3y बराबर से कितना है, 6, बाकी की तो जैसे कि वैसे लिखा ना मैंने। तो 3y बराबर से क्या हो जाएगा, 6 ऋण 2 दूनी 4, और 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 4। तो y बराबर से क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाया तो 2/3। देखिए अरे हो क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा, जब देखिए ध्यान देना इधर, जब आपने x का मान क्या रखा तब y का मान कितना आया। देखिए ध्यान देना इधर, मैं ऐसा एक टेबल बना देता हूं। जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 2। जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 2, ये हो गया। जब x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आ गया, 0, 3, तो यहां पर कितना आ गया, 0। जब x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 4/3, और जब x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया, 2/3। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे क्या है, इस समीकरण के हल है, इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों, हल क्यों कहलाए भाई, ये तो मान है ना, हल क्यों कहलाए। हल का मतलब ये है कि हमारे पास में समीकरण क्या है, 2x, देख ध्यान देना इधर, प्लस 3y बराबर से 6, ऐसा समीकरण है ना। अगर x का मान 0 और y का मान 2 रख दिया जाए तो क्या होगा, ये देखिए आप, x का मान 0 रख दिया जाए और y का मान 2 रख दिया जाए बराबर से 6, तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 बराबर से 6। बाया पक्ष और दाया पक्ष कैसा आया, बराबर आया। आई बात समझ, संतुष्ट किया ना, बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या है, समान है।
तो जब भी ये हल होंगे ना तो ये क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। फिर से आपको मालूम है कि ये वाला भी हल है, तो x का मान 3 रख दो, 2 गुणित 3 धन y का मान 0 रख दो, 3 गुणित 0 बराबर से 6। आप देखिए 3 दूनी 6 और 0 बराबर से 6, तो 6 बराबर से 6, संतुष्ट हो गया। आई बात समझ में, क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। मतलब बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। अब फिर से देखना, x का मान 1 रखता हूं मैं, 2 गुणित 1 धन 3 गुणित y का मान कितना, 4/3 है और बराबर से 6। x और y का मान मैंने ये वाला रखा, 2 धन 3 का 3 कैंसिल हो गया तो बच गया 4 बराबर से 6। देखिए 6 बराबर से 6 बराबर हो गया, संतुष्ट हो गया। कहने का मतलब ये हल इसलिए होगा क्योंकि ये हल इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो ये बात आप लिख लीजिए और इसमें लिखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं, अनंत होते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अनंत कहाँ हुए, 4 ही तो हुए हल। अरे 4 नहीं हुए, जब x का मान 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, x का मान रखते जाओ, y का मान निकालते जाओ, x का मान रखते जाओ, y का मान निकालते जाओ, जितने निकालना है उतने निकालो, अनंत हल हो गए। आई बात समझ में, इसके क्या हो गए, अनंत हल हो गए। ठीक, तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम आगे देखते, केवल इतनी बात हम जो कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, वो केवल इस बात के लिए हल किया हमने कि भैया हमें केवल इतना पता चले कि अगर एक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसके अनंततः अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यदि मान लिया जाए कि आपके पास में 2 समीकरण है। देखिए कैसे 2 समीकरण, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, है ना, इतना हो गया। मैंने कुछ समीकरण इस प्रकार के बनाए, मैं दे देता हूँ इसको समीकरण 1 और इसको दे देता हूँ समीकरण 2। एक बात बताइए मुझे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं है, है या नहीं है? तो आप बोलेंगे कि 2 चर तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, 2 चर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, रैखिक है क्या? x की भी घात 1, y की भी घात 1, x की भी घात 1, y की घात, कहीं पर भी 2 घात नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अच्छा, समीकरण दोनों में बराबरी का चिन्ह लगा है। युग्म, हाँ, युग्म का मतलब 2 समीकरण दिए तो ये युग्म हो गए, जोड़ी है ना, ऐसा। मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से ध्यान देना, इधर महत्वपूर्ण बात, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, मैं x को ले जाता हूँ उधर, तो y बराबर से क्या हो जाएगा, 6 ऋण x। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब मैं इसके कुछ मान निकलता हूँ। कैसे मान निकलता हूँ, देखिए कुछ मान निकलता हूँ। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y। x का मान अगर मान लिया जाए कि आपने रखा 2, कुछ भी रखा, ऐसा सोच के नहीं रखा, मैंने ऐसा मान रखा कि भाई y का मान बड़े आसानी से गणना करने में आसानी हो जाए। x का मान रखा 2, तो 6 में से 2 घटाए तो कितना बचा, 4, तो y बराबर से कितना आ गया, देखिए ऐसा, y बराबर से कितना, 6 ऋण x का मान कितना रखा, 2 रख देता हूँ, तो 6 ऋण 2, तो y बराबर से कितना हो गया, 4। यहाँ पर कितना आ गया, 4। अच्छा, x का मान मैं रख देता हूँ 3, 6 ऋण x की जगह क्या रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, तो 3 रखा तो y बराबर से कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3, देखिए 3 हो गया। 6 माइनस x, x की जगह क्या रखा मैंने, 4, तो 6 ऋण 4, तो ये कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, 2, तो 4 रखा तो ये कितना हो गया, 2। कोई समस्या? अरे भाई इसमें x का मान रखते गए तो y का मान आते गया, ऐसी ही होगी बात।
अब क्या रखा तो आपकी मर्जी है, जो रखना है वो रखो, लेकिन मान ऐसे रहना चाहिए कि दशमलव में ना आए, नहीं तो हमें ग्राफ पर दिखाने में दिक्कत जाएगी। अब देखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अच्छा समीकरण 2 क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ध्यान देना इधर, 2x को अगर उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। आ गई बात समझ में। इसके लिए भी x और y के कुछ हल हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया x और ये क्या हो गया, y हो गया। देखना x का मान अगर मैंने मान लिया जाए कि 1 रखा, क्या है हमारे पास में, y बराबर से 8 ऋण 2x। x का मान अगर मैंने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, देखिए ना, 8 ऋण 2 गुणित 1 तो कितना हो गया, 8 ऋण 2 बराबर से कितना हो गया, 6 हुआ। तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा x का मान मैं रख देता हूँ, x का मान रख देता हूँ 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 8 में से 4 को घटाया तो कितना आ गया, 4। अगर इसका मान 2 रखा है x का मान, तो इसका मान आ गया 4। अच्छा x का मान रख देता हूँ मैं 3, 2 गुणित 3 तो 6 हो गया। तो 8 में से 6 गया तो क्या बचा, 2 बच गया। तो क्या रखा मैंने, 3 रखा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान देना इधर, अब देखना हम क्या करते, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको एक ग्राफ पेपर पर बनाते। मेरे ख्याल से आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लिए पहली जो प्रश्नावली है उसमें आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। पहली नहीं, दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी प्रश्नावली, उसमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ पेपर का होना जरूरी है और ग्राफ पेपर पर ही आपको प्रश्न बनाना है, ठीक। और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो अगर ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है तो आपको ग्राफ पेपर मांगना है, ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ चलिए देखना, आप हमारे पास में चर कितने हैं, 2 चर है, तो हमें 2 अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की, 2 अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी। एक अक्ष की जरूरत, एक अक्ष में काम नहीं होगा। कितने अक्षों की जरूरत पड़ेगी, 2। क्यों 2 अक्षों की जरूरत पड़ रही, क्योंकि 2 चर है ना, इसलिए 2 अक्षों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। 3 चर रहेंगे तो 3 अक्षों की जरूरत पड़ेगी। 1 चर रहेगा तो केवल 1 अक्ष की जरूरत पड़ेगी। देखना, ध्यान देना इधर, केवल 1 चर वाला समीकरण रहेगा ना तो ये संख्या रेखा, एक अक्ष मतलब संख्या रेखा, ध्यान देना, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा के बारे में पढ़ा ही ना आपने, ये 0 1 2, इधर ऋण 1 ऋण 2 और इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक, बहुत कहानियां पढ़ी है इसके बारे में। तो याद रखना, जब एक चर, तो आप केवल इस पर दिखा सकते हो उसको, केवल संख्या रेखा पर, यानी कि एक अक्ष पर एक रेखा की जरूरत पड़ेगी। जब 2 चर है तो आपको 2 रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, और 3 चर रहेंगे तो 3 रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब 3 चर कहाँ रह गए, तो भैया सर हमने तो देखा ही नहीं 3 चर कब मिलेगा हमें पढ़ने को। तो 3 चर मिलेगा आपको बड़ी कक्षाओं में, जब 11th क्लास पढ़ेंगे, 12th क्लास पढ़ेंगे तब मिलेगी। देखिए ध्यान देना इधर, महत्वपूर्ण बातें, ये बातें हम कौन सी क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में ना, 8th क्लास में भी पढ़े थे, ठीक है। ये होती है x अक्ष, और इधर होता है x डैश, और ये होती है y, और ये होती है y डैश। ध्यान देना इधर, फिक्स है, निश्चित है, ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। ये किसके हिसाब से चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा, ये किसने बनाया था इसको, डी कार्तेय, गणितज्ञ जो थे, डी कार्तेय बोल सकते हैं हम उसको, जिसके नाम पर ही, इन्हीं के सम्मान पर इसको कार्तीय निर्देशांक बोला जाता है। दी कार्तेय, कार्तेय से कार्तीय बना, कार्तीय निर्देशांक, मतलब ये जो तल बनता है उसको कार्तीय निर्देशांक बोला जाता है, क्योंकि इसकी खोज, इसकी शुरुआत दी कार्तेय ने की थी, और इन्हीं के दोस्त थे रेने डिस्क्रेट, उन्होंने सपोर्ट किया था इसमें, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान देना इधर, सिंपल सी बात है कि जो क्षैतिज रेखा रहेगी उसको एक्स बोला जाता है, दाएं ओर और बाएं ओर डैश बोला जाता है। ऐसे ही ऊपर वाई बोला जाता है, नीचे की ओर क्या बोला जाता है, वाई डैश बोला जाता है। चलिए ठीक है। अब याद रखना
कि इसके बीच में ये जो कोण होते हैं ये हमेशा 90 अंश के कोण होते हैं, 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में एक पेपर है, सैगा पेपर मेरे पास में अभी छोटा टुकड़ा है, इस पेपर को ऐसा फोल्ड कर दो, ऐसा फोल्ड कर दो, और ऐसा फोल्ड करने के बाद में ऐसा बराबर फिक्स धार से धार मिलाना, तो इसी प्रकार की जो लाइन बनती है वो इसी प्रकार की स्थिति बनती है हमारे पास, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये इधर होता है एक से क्या होता है धनात्मक। अच्छा, जहां पर दोनों मिलते हैं उसको मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु से इधर धनात्मक होता है, इधर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर धनात्मक होता है, नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। याद रखना कि जो ग्राफ पेपर रहता है ना, आपके पास अगर ग्राफ पेपर है तो देखिए, और नहीं है तो देख लेना। ग्राफ पेपर जब खरीद के लाएंगे मार्केट से तब देखना, ऐसी डार्क डार्क सी लाइनें बनी होगी, गहरी लाइनें बनी होगी ऐसी। और आप क्या करना, स्केल लेना और स्केल की सहायता से आप उसकी दूरी नापना, तो आप देखेंगे कि इसके बीच में 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और ऐसे में भी डार्क लाइनें बनी है, देखिए ऐसे में भी डार्क लाइनें बनी है। और ऐसे में भी मापेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, बराबर बराबर दूरी पर सारे जितने भी ये आपको चेक्स दिख रहे हैं इसमें 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का ही है। और इसके बीच में आप देखेंगे तो 9 लाइनें बनी होगी, 9 लाइनें, तो 10 टुकड़े कर देता है इसके। 9 लाइनें क्यों है भाई? ये पेन है, मैंने अगर एक टुकड़ा किया तो एक जगह से कट किया तो 2 टुकड़े बनेंगे ना, और 2 जगह से काटा तो कितने टुकड़े बनेंगे? 3। अगर इसके 10 टुकड़े करना है तो कितने जगह से कट करना पड़ेगा? 9 जगह से कटना पड़ेगा, तब तो 10 टुकड़े बनेंगे। मतलब 2 जगह से काटा तो 3 टुकड़े, 1 टुकड़ा ज़्यादा, तो इसी प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, 1-1 सेंटीमीटर पर बना होता है। अच्छा, अब ध्यान देना इधर, आप यहां पर ये देखिए कि x के मान कितने हैं? 2 3 4, y के मान कितने? 4 3 2, y का मान कितना है? 6। मतलब सारे के सारे मान धनात्मक है आपके पास। जब धनात्मक मान है तो इसको क्या करिए, ग्राफ बनाते समय आपको धनात्मक मान देखना, एक समय धनात्मक इधर होता है और y में धनात्मक इधर होता है। तो आप क्या करिए, इसको जो धनात्मक की तो जरूरत है ना आपको, तो धनात्मक वाला ये वाला हिस्सा बड़ा बना लो आप। आ गई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? कहने का मतलब x के मान और y के मान तो सारे धनात्मक ही है, तो आपको धनात्मक वाले भाग में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, यानी कि x अक्ष इधर है धनात्मक। देखिए अभी समझ में आएगा, ये x है और ये क्या हो गया, x डैश हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं, और ये हो गया y, और ये क्या हो गया, y डैश हो गया, ठीक। और दोनों जहां पर मिले वो क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। समान दूरी पर जो ये बने हैं ना 1-1 सेंटीमीटर पर, ऐसे चिन्ह लगा देना है, ऐसे चिन्ह लगा देना है, इधर भी ऐसे चिन्ह लगा देना है समान दूरी पर, और इधर भी समान दूरी पर चिन्ह लगा देना है। ऐसा ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। याद रखना कि शून्य की इधर धनात्मक होता है और ऊपर भी धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6, और इधर होता है ऋणात्मक -1, और इधर भी क्या हो गया, -1 -2 -3 -4। ये वाला भाग क्यों छोटा लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक कोई भी मान नहीं है मेरे पास में। अगर मैं इधर बनाता तो ये 6 दिखा पाता क्या है, ये बड़ी लाइन इसको नीचे खिसकाए तब तो 6 दिखा पाया ना, मुझे तो 6 भी दिखाना है ना, ऐसा। अब एक एक करके बात करते हैं हम। देखिए ये वाला x का मान कितना है बताइए जरा, 2, और y का मान कितना है, 4। x का मान 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y का मान 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आप क्या करिए, इसको डैश डैश वाली लाइन से इस प्रकार से दिखा दीजिए। देखिए फिर से, x का मान कितना है, 2, ये हो गया, और y का मान कितना है, 4, ये दिखा दिया। और इसी प्रकार से यहां से x में 2 है ना, तो यहां से डैश डैश करके लाइन खींचिए, और y में 4 है तो यहां से डैश डैश। जहां पर भी मिलेंगे ये दोनों, जहां पर भी दोनों मिलेंगे, इसका नाम क्या रहेगा भाई, x का मान कितना है, 2, और y का मान कितना है, 4, तो इसको लिख देंगे 4, 2।
सही है क्या? 4,2 लिख दिया, सही है क्या? नहीं। क्यों? क्यों सही नहीं है? पहले x का मान लिखा जाता है, जो x का मान होता है उस स्थान पर लिखा जाता है, और y का मान दूसरे स्थान पर लिखा जाता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? 2,4। ये बात याद रखना, ठीक। आप चाहो तो ऐसा डाट लगा देना और इसके आसपास इस प्रकार से गोला बना देना ताकि दिखते रहे वो। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट देखना है, x में 3 और y में भी 3। x में 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। और y में भी 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। अब देखिए, x में 3 है तो यहाँ से इधर 3, y में 3 इधर है ना, तो इधर ऊपर की ओर, और y में 3 है, y में 3 है तो y से 3 इधर से। देखिए दोनों को मिला दिया, x से 3 और इधर से 3, और इनको दोनों का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? x में 3 है और y में भी 3 है। पहले x का मान फिर y का मान, हालांकि दोनों बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, अब यहाँ पर देखना, x में 4 और y में 2। x में 4 कहाँ पर है? यहाँ पर। और y में 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो देखिए x में 2 और y में, देखिए x में 2 तो यहाँ से सीधी लाइन खींच लीजिए, और y में 4, तो y में 4 यहाँ से 4 से ऊपर की ओर खींच लेते हैं हम इस प्रकार से। और इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम क्या देंगे? x में कितना है? 4 और y में 2, ऐसा नाम दे देंगे। समझ में आ गई बात? अब हमें क्या करना है, जितने भी बिंदु मिले सबको एक सरल रेखा से मिला देना है। स्केल की सहायता से लेना और सरल रेखा से आप इसको मिला देना, ठीक। इस प्रकार से हम देखेंगे। और यदि तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर है, तीनों बिंदु अगर एक ही सरल रेखा पर है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया, और तीनों बिंदु अगर एक रेखा पर नहीं है, सरल रेखा पर नहीं, तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। क्लियर? फिर से और एक बार, जितने बिंदु मिले, किसके लिए? इसके लिए, इसके लिए जितने बिंदु मिले सबको हमने क्या कर दिया? मिला दिया। अब फिर से देखना, मिलाने के बाद ये वाला समीकरण कौन सा है? ये वाला पहला वाला समीकरण। इसका नाम क्या है? x धन y बराबर से 3। जहां पर आपको जगह मिले वहां पर लिख दो आप इस लाइन पर, x प्लस y बराबर से कितना है? 6 है। ऐसा हमने कहीं पर भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए फिर से, x का मान 1 और y का मान 6। अब दूसरी सरल रेखा पर जा रहे हैं। x का मान 1 और y का मान 6 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। देखिए x का मान 1 और y का मान 6, x का मान 1 और y का मान 6, y का मान 6। देखिए ना, x का मान 1 और y का मान 6, ठीक है। तो इनको हम मिला देते, इस प्रकार से, ये ऐसा मिला दिया। और इसका नाम क्या है? 1,6। x का मान 2 और y का मान 4। x का मान 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। और y का मान 4 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है y का मान 4, और यही वाला बिंदु बनेगा। x का मान 2 और y का मान 4, ये यहाँ पर यही वाला बिंदु बनेगा, तो बनाने की जरूरत नहीं है। x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, 2 कहाँ पर है? ये है। और इनको अगर मिला देते तो ये क्या हो जाएगा? 3,2, ये वाला। अब देखिए एक बिंदु तो ये वाला मिला, एक बिंदु ये वाला मिला। आप चाहो तो इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ ताकि क्लियर रहे, है ना। अलग कलर से बना देता हूँ। देखिए x का मान एक ये वाला मिला आपको, एक ये वाला मिला और एक ये वाला मिला, और सबको क्या करते? एक सरल रेखा से मिला देते, सबको एक सरल रेखा से इस प्रकार से मिला देते, ठीक है। इस प्रकार से सरल रेखा से हम क्या करते? मिला देते। तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर रहना चाहिए, तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर रहना चाहिए। इस सरल रेखा का नाम क्या है? 2x धन y बराबर से 8, 2x धन y बराबर से 8। समझ में आई बात? हालांकि ये बातें आगे चल के अभी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन
हम उसकी प्रवृत्ति जानना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया, दो सरल रेखाएं दी थी आपको, दो रेखिक समीकरण दिए थे और दोनों रेखिक समीकरणों के क्या किए हमने, ग्राफ बनाए। क्या बनाए, ग्राफ। और दोनों सरल रेखा क्या हो गई, एक बिंदु पर यहां पर प्रतिच्छेद हो गई, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो गई। और जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हुई उस बिंदु का नाम क्या है, एक्स में कितना है 2 और वाई में कितना है 4। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा आंसर कितना होगा, एक्स बराबर से 2 और वाई बराबर से 4, वाई बराबर से 4, ये हो जाएगा इसका उत्तर। जहां पर ये प्रतिच्छेद होगी ना दोनों रेखाएं, जहां पर प्रतिच्छेद होगी और वो प्रतिच्छेद का जो बिंदु रहेगा उस बिंदु को बोला जाता है इसका उत्तर। ऐसा क्यों, ये बिंदु ऐसा बिंदु है जो इस रेखा के भी ऊपर है, इस रेखा के भी ऊपर है, इसका मतलब ये बिंदु इसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा। समझ में आ गई बात। अगर इतनी बात समझ में नहीं आई तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरी प्रश्नावली जब पढ़ना है आलेख विधि, वहां पर इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, और आ गया समझ में तो कोई बात नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो डायग्राम है इसको ग्राफ पेपर पर ही बनाना है। अगर आज आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप दुकान से खरीद लेना और उस पर बनाना इसको। ठीक है, अभी हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया इसको नोट कर लिया ना पहले। इस क्वेश्चन को जो किया ये आलेख विधि कहलाती है। ठीक है ना, और आलेख विधि हमने को दूसरी प्रश्नावली में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर अभी क्यों पढ़ा, अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y बराबर से c2 है। ये दो समीकरण है, पहला और दूसरा, दो समीकरण है। दो समीकरण को हल करने के बाद में हमने देखा कि एक समीकरण का ग्राफ बनाया तो ऐसा बना और दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाया तो कुछ इस प्रकार से बना, और दोनों ने क्या किया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या होगा, इसका हल होगा। ये क्या होगा, इसका हल होगा। जैसे ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु है तो यहां पर देखा कि x पर लंब डाला हमने और y पर लंब डाला, x का और y का जो भी मान रहेगा वो हल होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई। कैसा हो सकता है कि एक आपने एक रेखा खींची, सरल रेखा, एक का ग्राफ बनाया पहले का और दूसरे का ग्राफ बनाया तो ऐसे समांतर, रेल के पटरी के जैसा। मतलब जब रेल की पटरी सीधी होती है तब क्या होता है, दोनों पटरियाँ क्या होती है, बराबर होती है, समांतर। कैसा, समांतर। वो अनंत तक, कहीं तक भी ले जाओ उसको, कहीं पर मिलेगी क्या, रेल की पटरी मिलेगी क्या, ऐसी मिलेगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये क्या हो गई, समांतर हो गई। ये पहले समीकरण का और ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण। कहीं पर दोनों एक दूसरे से मिल रही क्या, नहीं, तो इसका कोई हल नहीं। इसका क्या हो रहा था, एक हल होगा क्योंकि एक बिंदु पर मिल रही। और इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। आ गई बात समझ में, क्यों नहीं होगा, अरे मिले ही नहीं रही है वो दोनों एक दूसरे से। ग्राफ बना के देखेंगे तो उसके बाद। अच्छा, ये पहली स्थिति हो गई। और दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, जब एक सरल रेखा इस प्रकार से बनाई आपने, देखिए एक सरल रेखा क्या की, इस प्रकार से बनाई। देखिए ये एक समीकरण को बनाया और उससे उसका ग्राफ बनाया तो इस प्रकार से कोई एक सरल रेखा प्राप्त हो गई। और दूसरे समीकरण को हल किया और दूसरे समीकरण की भी जो रेखा बनी वो इसी प्रकार से बनी। अरे गजब बात हो गई भाई। पहले समीकरण की रेखा जहां से जा रही है उसी के ऊपर से दूसरी सरल रेखा जा रही है। तो दोनों रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पर कट कर रही है, कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये पहली रेखा, मैं कलर बदल दूं क्या, इसका कलर बदल दूं, ये कलर बदल दिया मैंने। देखिए कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाएं, इस बिंदु पर कर रही, इस बिंदु पर कर रही है, इस बिंदु पर कर रही है, इस बिंदु पर, 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 इस बिंदु पर,
अरे अनंत जगह भाई, कई जगह प्रतिच्छेद कर रही है। मैंने तो दूर दूर बिंदु बना दिए, और पास पास में बनाओगे दो बिंदुओं के बीच में भी अनंत बिंदु होते हैं, आपको मालूम है। तो ये क्या हो गए, अनंत हल हो गए। अनंततः इसके जो हल हो गए, अनंततः अनेक हल, अनेक हल हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बात। बस ये तीन स्थितियां बन सकती है, और कुछ बन सकता है क्या? अरे भाई, दो रेखाओं को आप करके देखिए ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की ये दो रेखाओं ने, हो सकता है कि प्रतिच्छेद ही न करें, हो सकता है कि एक के ऊपर से एक चली जाए, मतलब हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। दो बिंदु पर तो कभी करेगी नहीं ये प्रतिच्छेद, करेगी क्या? दो बिंदु पर मतलब दो जगह तो मिल ही नहीं सकती, सरल रेखा है तो मिल सकती क्या? दो बिंदु पर मिलेगी तो अनेक बिंदु पर मिलेगी, या तो मिलेगी ही नहीं, या तो फिर एक बिंदु पर मिलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए जाते हैं तो आपके पास में तीन स्थितियां होती है। क्या होती है? तीन स्थितियां होती है, एक पहली और ये दूसरी, और ये क्या हो गई? तीसरी स्थिति। तो आप इसमें हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालेंगे? कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए स्थितियां ऐसी हेडिंग डाल दीजिए, और इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इतनी बातें आप नोट कर लो।